Morning, students. Day after yesterday, we start the topic equality. ठीक है, जो आपके स्विक्स के बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो बहुत बार डिस्कस हुआ है ये क्लास में इक्वलिटी क्या है, इसके बारे में हमने प्रेम्बल कर लिया था इसका, और कॉन्स्टिट्यूशन कब साइन हुआ और कब ये फोर्स में आया, लाइक 26 जनवरी 1950 में। उसके बाद मैंने अंबेडकर जी के बारे में बताया था, और उसके बाद मैंने ये बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिकॉग्निशन है हमारी इक्वलिटी की, हमारी सिविल लिबर्टीज़ की। ठीक है, आगे हम करेंगे जो हम कर रहे हैं ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, बोला गया है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस और जेंडर बेस। ठीक है, तो कहाँ पे लिखा है संविधान में? आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल्स, जो इक्वलिटी का आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आर्टिकल क्या है, 50। जहाँ पे संविधान में यहाँ पे आर्ट इक्वलिटी के बारे में लिखा गया है, वो किस आर्टिकल के अंडर आ रहा है, आर्टिकल 15 के अंडर। तो क्या प्रोविजंस हैं आर्टिकल 15 में इक्वलिटी को लेके, क्या बताया गया है कि क्या है इक्वलिटी? एवरी पर्सन, फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर द आर्टिकल 15? वहाँ पे इक्वालिटी नहीं भी लिखा होएगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड है, इक्वालिटी से रिलेटेड है। फर्स्ट है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। फर्स्ट प्रोविजन है हमारे आर्टिकल 15 की, वो क्या कहता है कि हर एक पर्सन, कोई भी पर्सन है, चाहे अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, लड़का है या लड़की है, वो सब क्या है, इक्वल है किसके आगे, कानून के आगे। कानून किसी के को भी किसी के साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करता है। सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट एंड जेंडर। किसी भी पर्सन को के साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा। किसके बेसिस पे? ना तो उसके रिलीजन बेसिस पे, मे बी इट he and she could be Hindu, Muslim, Sikh, Christian, race like black people, white people, skinny people, like that, caste. There are so many caste in our country. ठीक है, एंड जेंडर लाइक बॉय एंड अ गर्ल और ट्रांसजेंडर इवन। ठीक है, इस बिहार पे हमारा परविस कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ नहीं होगा। आगे, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड, शॉप, मार्केट, होटल्स। ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिक वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। ये तो है कि आप कानून के सामने सब बराबर हैं, है ना, इक्वल हैं, एंड कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा। और तीसरी बात इन्होंने कही कि हर एक पर्सन में, जो इंडियन सिटीजन है या कोई भी इंडिया में रह रहा है, उसको क्या है, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो प्ले ग्राउंड है, पब्लिक प्लेस है, शॉपिंग मॉल है, मार्केट्स है, होटल्स है, इवन के जो पब्लिक कुआं, पानी भरने वाला कुएं होते हैं, जैसे मैंने पिछली बार हमने देखा था कि अम्बेडकर जी को या ने बताया था कि उनको कुएं में पानी नहीं भरने दिया जाता था, टेम्पल में घुसने नहीं दिया जाता, इवन के जनरल रेल कोच में भी उनको जाने नहीं दिया जाता था। तो ऐसे भी जो ऑल पर्सन है वो क्या कर सकते हैं, हमारे संविधान ने ये प्रोविज़न कर दी ताकि डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए। जितनी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो रोड्स है, चाहे बाथिंग घाट्स, जो घाट्स बने हुए हैं, जैसे हरिद्वार जाते हो वहाँ पे घाट बने हुए, तो वहाँ घाट भी कास्ट वाइज बने हुए थे। लेकिन अब हमारे संविधान में ये भी चीज़ मेंशन कर दी गई है कि कोई जो पब्लिक प्लेस, बाथिंग घाट क्या पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ पे हर एक पर्सन, चाहे वो किसी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी काला है, गोरा है, कोई भी जेंडर है उसका, वो वहाँ पे जा सकता है। और अनटचेबिलिटी इज़ अबॉलिश्ड। और जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, जो कहते हैं कि ये इसको छुआ तो हम अछूत हो जाएंगे, तो इस चीज़ को भी हमारे संविधान में आर्टिकल 15 में ये प्रोविज़न करके ख़त्म कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू इम्पॉर्टेंट स्टेप्स। हमारे संविधान में तो इक्वलिटी के बारे में बता दिया गया कि ये चीज़ें लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या स्टेप्स लिए हैं देखते हैं। फर्स्ट से पहले, फॉर्मेशन ऑफ लॉ। गवर्नमेंट ने लॉ बनाया इसके रिगार्डिंग। फॉर्मिंग लॉ वाज दैट
लॉज दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। अब कोई बंदा आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, संविधान में लिख दिया गया, लेकिन अगर उससे रिलेटेड लॉ ही नहीं बना है तो आप कोर्ट में जाके किसको बोलोगे, गवर्नमेंट को कैसे बोलोगे? अगर लॉ बनेगा तो आप कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू दैट लॉ उसको पनिशमेंट मिलेगी, जो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ करता है। अगला है 2 स्टेप्स में स्कीम्स, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वेरियस प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट लॉन्च करती है टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटी। डिसएडवांटेज जिनको, जो क्लासेस बहुत पीछे रह गई हैं, जो सोसाइटीज़ हमारे यहाँ पे बहुत पीछे रह गई, उनके लिए गवर्नमेंट्स टाइम टू टाइम स्कीम्स बनाती रहती है। These schemes are to ensure great opportunity for people who have been treated unequally for several centuries। ये स्कीम्स क्यों बनाती है कि सदियों से जिन लोगों को बड़े बुरे तरीके से पेश आया जा रहा था, जिनके साथ अनइक्वली बिहेव किया जा रहा था, जिनको अपॉर्चुनिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उनको ऊपर लेके आया जा सके। देखते हो कि आप टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चलाती रहती है। जैसे अगर बात करनी हो तो गैस सब्सिडी की, और बहुत सारी स्कीम्स हैं, लाइक जैसे बीपीएल, लो पॉवर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए पेंशन वगैरह होती हैं, उनके लिए स्कीम्स होती हैं। तो ये स्कीम्स गवर्नमेंट क्या करती है, जो सोसाइटी पिछड़ के रह गई है किसी वजह से, उसको अपलिफ्ट करके बाकी लोगों के इक्वल लेके आया जा सके। हाँ, ऐसी ही एक स्कीम में जो हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट डिसएडवांटेज सेक्शन को ऊपर उठाने के लिए करती है, उसमें एक मिड डे मील स्कीम है। इसके बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या किया जाता है कि बच्चों को स्कूल में मिड डे मील प्रोवाइड करवाया जाता है, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे हैं ये लेबर क्लास के होते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनको क्या करते थे, पढ़ाने की बजाय क्या करते थे, लेबर पे ले जाते थे। कहते अपने, अगर ये लेबर करेंगे अपने लिए रोटी तो बना सकेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने रोटी उनका एक एक दोपहर का सफिशेंट खाना, पूरा खाना प्रोवाइड करवा दिया, ताकि बच्चे स्कूल से बाहर ना जाए, और बच्चे स्कूल में रह के उनके उनको भरपेट खाना मिले, उनको पूरा न्यूट्रिशन मिले, और वो स्कूल में बैठ के अपनी पढ़ाई कर सके। कई बार क्या होता था, रिसेस में बच्चे, ये भी एक रीज़न, बच्चे रिसेस में जाते थे या खाना खाने के लिए वापस ही नहीं आते थे। इसीलिए भी ये चीज़ बनाया गया था कि ड्रॉप आउट्स है, जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, या स्कूल में आ ही नहीं रहे हैं, या स्कूल में नहा के लेबर कर रहे हैं खाने के लिए, तो उनको खाना प्रोवाइड किया, ताकि हर बच्चे को बेसिक एजुकेशन दी जा सके। तो क्या है, ये जो सेक्शन है लेबर क्लास के बच्चों को, स्पेशली जो बहुत ही गरीब बच्चे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते खाना, इसलिए उनको लेबर करनी पड़ती है अपने पेरेंट्स के साथ, तो उनको स्कूल में ही इतना खाना सफिशिएंट प्रोवाइड करवाते हैं कि ताकि उनका भरपेट भर जाए और वो यहाँ पे आके स्टडी कर पाएँ। मिड डे मील स्कीम रेफर्स टू द, क्या है मिड डे मील स्कीम? रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड ऑन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स, ठीक है, एलिमेंट्री फर्स्ट टू एट्थ तक ये जो चिल्ड्रंस को खाना मतलब लंच बना के दिया जाता है। जो मिड डे मील एक गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें एलिमेंट्री स्कूल्स को क्या दिया जाता है, खाना दिया जाता है, खाने में मतलब लंच दिया जाता है। ये आपको तमिलनाडु, तमिलनाडु की ये फोटो है। तमिलनाडु एक फर्स्ट स्टेट है जिसने सबसे पहले कौन सी स्कीम स्टार्ट की थी, मिड डे मील। और ये क्यों स्टार्ट करी थी इन्होंने, क्योंकि डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अपलिफ्ट करना था, ताकि इक्वलिटी लेके आई जा सके। In 2001, the Supreme Court introduced all states to implement midday meal scheme in their school। देखो, तमिलनाडु में पहली स्टेट है जिसने स्टार्ट किया था। 2001 में सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी कोर्ट है, सबसे हायर कोर्ट है इंडिया की, उसने सारी स्टेट्स को इंस्ट्रक्शन दी कि मिड डे मील सब स्कूल्स में स्टार्ट हो जानी चाहिए, जितनी भी सारी स्टेट्स है ना। आगे, मिड डे मील हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। क्या 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 रिजल्ट है? मोर पुअर चिल्ड्रन बिगेन इनरोलिंग रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल्स। बच्चों ने क्या कर दिया, क्योंकि खाना मिलने लग गया अच्छा। जो मतलब वो लेबर करते थे, इतना अच्छा खाना नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर प्रोपोर्शन खाना मिल रहा है उनको। तो उन्होंने क्या किया, स्कूल में आना शुरू कर दिया, इनरोल होना शुरू कर दिया, और रेगुलर रहना भी शुरू कर दिया। चाहे किसी भी बहाने स्कूल में आते तो थे ना, खाने के बहाने आते थे, लेकिन कम से कम स्कूल्स की इम्पोर्टेंस तो उनको पता चल रही थी, स्टडी की इम्पोर्टेंस भी इसके साथ पता चल रही थी। दिस प्रोग्राम्स हेल्प टू रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिसेस। मतलब ये जो प्रोग्राम है, इसने जो कास्ट प्रेजुडिस, मतलब जैसे हमें अभिमान होता है ना, वी आर जाट सिख, वी आर हिंदू, वी आर पंडित, इन हिंदू वी आर पंडित, वी आर ब्राह्मण्स, जो ऐसा कास्ट प्रेजुडिस है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता था। बिकॉज चाहे वो अपर क्लास का लड़का है, चाहे वो लोअर कास्ट का लड़का है, बच्चा है, तो वो क्या करते थे, एक ही रो में बैठ के सारे इकट्ठे खाना करते थे, जिससे हमें जो कास्ट से लेकर
बड़े इश्यूज थे कि मैं इसके साथ खाना नहीं खाऊंगा, ये ऊंची जाति का, नीची जाति का, ये भेदभाव भी इस पर ख़त्म होता था। दिस प्रोग्राम आल्सो प्रोवाइडेड फूड एंड न्यूट्रिशन। और ये दो चीज़ें तो हो ही गई थी, स्कूल रेगुलर हो गया था, कास्ट वाला सिस्टम है वो कम हो रहा था, तीसरा था जो फूड और न्यूट्रिशन बच्चों को फुल मिल रहा था, क्योंकि ये खाना इस हिसाब से तैयार किया जाता था ताकि बच्चों की फूड और न्यूट्रिशन की जो भी उनके न्यूट्रिशन है वो पूरे हो रहे थे। हु आर नॉट स्पेशली पुअर फैमिलीज के, जिनके बच्चों को हेल्दी खाना नहीं मिलता था, उनको स्कूल में हेल्दी खाना मिल रहा था। ठीक है, आगे बच्चों, सिविल राइट्स मूवमेंट इन अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहले सिविल राइट्स की बात हुई थी, मतलब सिविल राइट्स का भी देखो, यहाँ पे देखो, वी डिमांड इक्वल राइट्स नाउ। सिविल सिविल राइट्स प्लस फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्वल फ्रीडम, सबको मतलब इक्वल फ्रीडम। किसकी बात हो रही है? इक्वल राइट्स की बात हो रही है, इक्वल फ्रीडम की बात हो रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट सबको मिलना चाहिए, ये नहीं है कि कास्ट बेस के सबको मिल रहा है। रेस्ट रूम्स, रेस्ट रूम्स एंड वाइट एंड कलर्ड, ये सारा जो चीज़ है ये ख़त्म होनी चाहिए। आई एम अ मैन, मैं मैन हूँ, वो मैन नहीं हूँ, ये ख़त्म होना चाहिए। इससे रिलेटेड सिविल राइट्स मूवमेंट्स कहाँ पे चले थे? अमेरिका में चले थे सबसे पहले। आगे देखते हैं, अफ्रीकन एंड अमेरिकन वर ट्रीटेड अनइक्वल इन द यूएसए। यूएसए में जो अफ्रीकन हैं और जो अमेरिकन हैं उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता था यूएसए के अंदर। अफ्रीकन जो ब्लैक पीपल्स है, अमेरिकन अपने को वाइट पीपल है, तो ये अपने को सुपीरियर समझते हैं अमेरिकन अफ्रीकन पीपल से। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, जब वो लोग बस में ट्रैवल करते थे, दे इधर हैज़ टू सिट इन द बैक ऑफ द बस एंड गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेन एवर वाइट पर्सन विश टू इट। सो देखो आप कितनी इनक्वलिटी है। जब एक बंदा बस में ट्रैवल कर रहा था, मान लो एक अफ्रीकन यानी ब्लैक पीपल है कोई, वो बस में बैठ गया है, तो जहाँ बैठ गया है तो वो सीट पे नहीं बैठेगा जो वाइट के लिए। अगर वो बस में बैठा भी हुआ है तो कोई वाइट पीपल अगले स्टेशन से बस के अंदर आ जाता है, तो ब्लैक पीपल को वाइट पीपल के लिए जगह छोड़नी पड़ती थी। मतलब क्या है, ये कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है एक सिर्फ रंग के भेदभाव से। तो इस चीज़ के लिए भी वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। मेनली जो मूवमेंट अफ्रीकन अमेरिकन जो इनक्वालिटी उसकी वजह से ही वहाँ पे हुआ था। ब्लैक वर्सेस नहीं, ब्लैक लाइव्स मैटर। मतलब वो कह रहे हैं कि जो काले लोग हैं, जिनका कलर काला है, वो भी इस दुनिया में रह रहे हैं, तो इस ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सिविल राइट्स मूवमेंट इन अमेरिका स्टार्टेड इन लेट 1950। तो कब स्टार्ट हुआ सिविल राइट मूवमेंट अमेरिका में? 1950s में। टू पुश फॉर इक्वल राइट्स, किस चीज़ के लिए? टू पुश फॉर इक्वल राइट्स अफ्रीकन अमेरिकन एंड टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेस मतलब काले गोरे का भेद, ब्लैक एंड वाइट का भेदभाव होता है रेस। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए अमेरिका में 1950 में सिविल राइट्स मूवमेंट किया गया था, ताकि इक्वलिटी को लेके आया जा सके। एक यहाँ पे देखो फोटो है December 1 1955 में। एक स्टोरी है, ऑन दिसंबर 1955 रोजा पार्क्स ये लेडी है, अ 42-year-old अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। अफ्रीकन मतलब ये बेसिकली अफ्रीका की है, लेकिन इसके पास सिटीजनशिप कहाँ की है? अमेरिकन की। इसको लिए इसको अफ्रीकन अमेरिकन बोला जाता है। वुमेन बोर्डेड द बस टू गो होम फ्रॉम वर्क। ठीक है, वर्क पे जाने के लिए बस उसने ली। ऑन दैट डे रोजा पार्क्स इनिशिएटेड न्यू एरा इन द अमेरिकन क्वेस्ट फॉर फ्रीडम और इक्वलिटी। तो वो ऐसने उसने क्या किया, जो कुछ सीट्स होती थी वो सिर्फ वाइट पीपल के लिए होती थी, लेकिन उसने क्या किया, वो पीछे जाके नहीं बैठी। उन्हें देखा ना पिछली साइड पे वो बैक पे जाके बैठते थे, तो उसने फ्रंट पे आके बैठा। तो उसने एक मूवमेंट चलाया, उसने शुरुआत की कि हम लोग भी इक्वल हैं, हम आगे पीछे हम पीछे इसलिए नहीं बैठेंगे क्योंकि वी आर ब्लैक, वी कैन आल्सो सिट इन फ्रंट ऑफ द सीट ऑफ द बस। ठीक है, द सिविल राइट्स एक्ट केम इन टू बिंग 1964। देखो ये स्टार्ट तो हुआ था 1950 में सिविल राइट्स मूवमेंट, तो लेकिन ये एक्ट एक्ट कब बना, मतलब इसका लॉ कब बना? ये 1964 में बना। दैट प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन। इस एक्ट में क्या कहा गया कि क्या चीज़ प्रोहिबिटेड है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन। नेशनल ओरिजिन मतलब लाइक वी आर बोर्न इन इंडिया एंड वी आर सेइंग वी आर इंडियन। लाइक अमेरिका में जो
अफ्रीकन है, वहाँ से सिटीजनशिप हो गई है उनके पास, तो वो भी अब नेशनल पीपल है। लेकिन ये नहीं कि उसको नेशनल, वहाँ के जो वाइट पीपल जो वहाँ के रीजन है वो इस यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कि हम लोग यहाँ के एक्चुअल रेजिडेंट्स हैं। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स डिसएबिलिटीज़ एक्ट 1995। डिसएबिलिटीज़ जैसे हम देखते हैं कि हमारे क्लास में भी कई बच्चे होते हैं जो डिसेबल होते हैं, प्रॉपर बैठ नहीं पाते हैं, प्रॉपर चल नहीं पड़ते हैं, व्हील चेयर्स पे होते हैं, जिनकी लो विज़न होती है, कोई ना कोई डिसएबिलिटी उनके अंदर होती है। तो उनकी उनकी इक्वल राइट्स की बात कब हुई? 1995 में। देखो 1995 में देखो, पहले तो रेस, रिलीजन, कास्ट इसकी बात, इक्वालिटी की बात होती। आज के टाइम में डिसेबिलिटी के साथ साथ बहुत सारे और ट्रांसजेंडर्स भी हैं, बहुत सारे और राइट्स की बात भी हो रही है कि इनको भी इक्वल राइट्स होने चाहिए। ठीक है, तो डिसेबिलिटी आप जाते होगे कभी मॉल में, कभी थिएटर में, या कभी देखा होगा जहाँ पे मॉल में बाथरूम वगैरह बने होते हैं, तो वहाँ पे ये वाले साइंस बने होते हैं। ठीक है, तो ये साइन लैंग्वेज है समझाने के लिए, जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं। ये लो विजन बंदा है, ठीक है, इससे चल रहा है। और ये क्या है? व्हील चेयर है, व्हील चेयर पे बैठा है बंदा, चल नहीं पा रहा है। और ये कोई ब्रेन डिसेबिलिटी जिसकी लो लर्निंग होती है, स्लो रीडिंग होती है, तो उनको भी स्पेशल प्रोविजंस हमारे संविधान ने दिए ताकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, the law also states that all public places including buildings, schools, shopping malls etc. should be accessible and provided with the ramps। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जैसे डिसेबल पर्सन हैं तो स्टेयर्स होती हैं, तो जो व्हील चेयर पे चलता है वो बंदा कैसे बाय स्टेयर किसी भी बिल्डिंग में जा सकता है, स्कूल में जा सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया था हर स्कूल, हर बिल्डिंग, हर शॉपिंग मॉल में कि रैम्प जरूर बनेगा। क्योंकि रैंप बनेगा तो ये लोगों के लिए भी वो वाली बिल्डिंग्स को, वो इंस्टीट्यूशंस को एक्सेसिबल करना इजी होएगा। ठीक है, आगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हमने कहा था राइट टू वोट फॉर दोज पर्सन हु आर अबव 18 ईयर्स, 18 ईयर्स और अबव 18 ईयर्स एज। और क्या है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेसी में हम गवर्नमेंट को कैसे चुनते हैं? बाय द राइट टू वोट। और बाय द राइट टू वोट क्या है? एक तरह का यूनिवर्सल अडल्ट, अडल्ट मतलब जो अब 18 और अबव 18 है, फ्रेंचाइज मतलब उसको राइट टू वोट है। इट मीन्स ऑल दैट ऑल अडल्ट्स हु आर 18 और अबव 18 सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट। सबको राइट टू वोट होना चाहिए। बस वो 18 साल, एक ही एलिजिबिलिटी है कि वो 18 साल या 18 साल से ऊपर होना चाहिए, उसके बिना कोई एलिजिबिलिटी नहीं, चाहे वो किसी भी जाति है, किसी भी धर्म का है, किसी भी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड का है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सबको राइट टू वोट है। यानी डेमोक्रेटिक सेटअप में अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का इलेक्ट करने की परमिशन उसको है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। स्टूडेंट्स, तो बस इसमें इक्वलिटी वाले चैप्टर में बस इतना ही था। जो हमने जो मेन किए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस क्या हैं, अमेरिका में जो सिविल राइट्स एक्ट आया है उससे रिलेटेड सिविल राइट्स मूवमेंट चला है वो है, और डिसेबिलिटी एक्ट है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है। तो कितने 4 टॉपिक बनते हैं? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हो गई, आर्टिकल 15, एक सिविल राइट्स मूवमेंट इन अमेरिका रिगार्डिंग इक्वलिटी, एंड आगे डिसएबिलिटीज एक्ट है 1995 में, और उसके बाद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है जो इक्वलिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को वॉइस मैसेज या मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।